हेलो एवरीवन। वेल ऑलरेडी हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 AS15 पे डाल दिया है, राइट। आई होप आप सबने देख लिया होगा। AS15 के लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में डिस्कस कर लिया था। सर अब इस वीडियो में कौन से टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हो? वेल इस वीडियो में हम लोग पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को पढ़ाने वाले हैं। और मैं एक बार वापस से आपको याद दिला देता हूं कि भाई अगर 4 एम्प्लॉय बेनिफिट, शॉर्ट टर्म, पोस्ट टर्म, टर्मिनेशन और लॉन्ग टर्म, इनमें से अगर कोई मुझे पूछे कि सर कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस पे सबसे ज्यादा हम लोग को मेहनत करनी चाहिए और कौन सा एग्जाम में आ सकता है, तो बॉस इट इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ओनली। बहुत ही अच्छी तरीके की अकाउंटिंग यहाँ पे देके रखी हुई है। एक समझदारी वाली अकाउंटिंग हम लोग को यहाँ पे अडॉप्ट करनी पड़ेगी फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, वो भी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट चलिए अपने जो है वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरी अप्रोच यही रहेगी कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग मॉड्यूल का सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद एक मैं क्वेश्चन आपको जो है वो प्रैक्टिस के तौर पे बता दूंगा जो आपको खुद से ट्राई करना है, राइट। लेट्स स्टार्ट दैट। होपफुली यहां पे हम लोग का सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होगा इन केस ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, क्योंकि यही एक पार्ट ऐसा है जो AS15 में हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है, राइट। चलिए अपने शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सर व्हाट इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान? वेल नाम में छुपा हुआ है। अगर कोई हमसे पूछे कि ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान क्या है, तो नाम में सारी बातें छुपी हुई है कि एम्प्लॉयमेंट के बाद सामने वाले को एंटिटी जो है वो बेनिफिट देने की बात कर रही है। सो दैट इज पोस्ट एम्प्लॉय। यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बंदा हम लोग का एम्प्लॉय था और अब वो एम्प्लॉयमेंट वाला रिलेशनशिप खत्म हो गया है, हम सामने वाले बंदे को फिर भी पैसे देने की बात कर रहे हैं। मेनली इसको आप यहाँ पे बोल सकते हो कि बॉस इट इज अ फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, कि आदमी जब रिटायर हो रहा है तो हम चाहते हैं कि यार कंपनी से वो इतने साल जुड़ा था, कंपनी के साथ इतने साल कनेक्टेड था, तो वो खाली हाथ रिटायर ना हो, कुछ ना कुछ तो कंपनी से लेके जाए। आज उसने कंपनी के बारे में इतना सब कुछ सोचा है, अपना पूरा जीवन कंपनी को दे दिया है, तो हम चाहते हैं कि बचा हुआ जीवन जो है वो खुशी से व्यतीत करे, खुशी से जो है वो स्पेंड करे। एंड दैट इज व्हाई अ कंपनी पे अ रिटायरमेंट बेनिफिट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेचुटी ऑल्सो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ PF ऑल्सो, प्रोविडेंट फंड ऑल्सो, या सामने वाले की हम लोग ने इंश्योरेंस लेके रखी हुई है कि भाई अगर आप अपने बुढ़ापे में कभी भी बीमार पड़ते हो, चिंता नहीं लेने का, खास करके पैसे की चिंता नहीं लेने का। कौन संभालेगा तुम्हारा पैसा? कंपनी संभालेगी। सर हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान क्या होता है। अब इसकी अकाउंटिंग में क्यों ऐसी बात है जो हम लोग को थोड़ी सी समझदारी से सीखनी पड़ेगी और अकाउंट करनी पड़ेगी, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग ने एक थंब रूल पढ़ा था। क्या था थंब रूल? याद करो याद करो याद करो। थंब रूल ये था कि जो बेनिफिट्स है, जो हम लोग सामने वाले को पैसा दे रहे हैं, वो पैसा हम लोग का एक्सपेंस उसी साल में दिखना चाहिए जब उस एक्सपेंस को लेकर सर्विस प्रोवाइड की गई हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पे जब ज्वाइन किया तो वो 30 इयर्स ऑफ एज पे ज्वाइन किया हुआ है, तो 30 साल उसकी उम्र हो गई, राइट। वेल मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है वो 60 इयर्स तक कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही काम करेगा। बहुत ही लॉयल्टी है, मुंह पे ही लॉयल्टी झलक रही है कि भाई ये बंदा छोड़ के नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने इसको कमिट कर दिया कि सर आप जब 60 साल बाद रिटायर होगे ना, आप चिंता मत करना कभी भी, आपकी चिंता ना कंपनी करेगी। आप जब रिटायर होगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लम सम कंपनी आपको 12 लाख के आसपास अमाउंट पे करेगी, टेंशन नहीं लेने का। वो बोला सर आप दे रहे हो, मैं क्यों टेंशन लूं, राइट। अब मुद्दा उठता है कि मुझे ये पता है कि जब ये बंदा 60 इयर्स का होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आज से 30 साल बाद सामने वाले को मेरे को 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे, दैट इज फॉर श्योर। क्या ये कोई फैक्ट चेंज कर सकता है क्या? नहीं सर आपने कमिट कर दिया, ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं? बात एकदम सही है। जब मैं 12 लाख पे करूंगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे पता है कि यार मेरे बैंक अकाउंट से तुरंत ये पैसे डेबिट होने वाले हैं और बैंक से पैसा सीधा एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बात तो सही है सर। तो यहां पे मुझे पता है कि यार खर्चा तो लगना है, वो निश्चित है और खर्चा लगने ही वाला है। बट सवाल यहां पे तुम लोग के सामने एक आके खड़ा हुआ है, वो ये कि ये जो खर्चा है उसकी अकाउंटिंग जब वो बंदा 60 इयर्स का होगा तब हम लोग करें, या फिर अकाउंटिंग आपकी जो है वो आज से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। और इसका जवाब तुम्हारे मन में अभी तक आ चुका होगा कि सर इसका जो अकाउंटिंग है वो तो आज से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट ये 12 लाख की जो अकाउंटिंग है वो इन 30 सालों के दौरान होनी चाहिए। सर क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने वापस से वो स्टेटमेंट यहां पे रिपीट कर रहा हूं, खर्चा आप उसी साल में दिखाओगे जिस साल उसकी सर्विस मिली है। कोई हमसे पूछेगा यार ये बंदा आज रिटायर हो रहा है और तू उसको 12 लाख रुपए दे रहा है, किस खुशी में? मैं बोलूंगा यार इसने 30 साल मेरे लिए काम किया है, 30 साल मेरे लिए खून पसीना पूरा बहाया है, और इसीलिए क्योंकि इसने 30 साल पूरी मेहनत की मेरे लिए, तो मैं इसे 12 लाख का बेनिफिट दे रहा हूं। तो असल में कंपनी को जो 12 लाख का खर्चा लग रहा है वो भी इन 30 इयर्स में एलोकेट होना चाहिए। बात तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। सर एकदम समझ में आया।
कि आपने एकदम सही बोला है कि ये 12 लाख का जो हम लोग बेनिफिट सामने वाले को देने वाले हैं, इट शुड बी एलोकेटेड इनटू 30 ईयर्स। तो मैंने यहाँ पे हिसाब लगाया कि 12 लाख का मैं बेनिफिट दे रहा हूँ डिवाइडेड बाई 30 ईयर्स। मैं देखा कि यार एक साल का कितना आता है। वेल कैलसी मैंने हाथ में लिया, आई होप आप भी कैलसी हाथ में ले लो। आदत रखा करो कि सर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम साथ साथ करेंगे, तो इससे क्या होता है कि भाई दिमाग भी आपका एकदम अटेंटिव रहता है एंड अलॉन्ग विद दैट चीजें और बेहतर समझ में आती है। तो 12 लाख को मैंने डिवाइड किया बाय 30 ईयर्स, राइट। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 30 ईयर्स, और हमारा जो हिसाब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है वो है 40,000। हर साल का सामने वाले को मैं 40,000 रुपए देने के लिए रेडी हूं। अब सबसे फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, यहाँ पे ईयर 1 खत्म हुआ और मुझे इसकी बुकिंग करनी है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री मारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। सर प्रोविजन क्यों लिखेंगे? क्योंकि यार पैसे मैं ईयर 1 पे तो नहीं दे रहा ना, पैसे तो मैं कब दे रहा हूँ, सीधा 30 साल बाद दे रहा हूं। तो आज तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोविजन। सर आप हर साल यही एंट्री मारोगे? हर साल दोस्तों यही एंट्री मारूंगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू प्रोविजन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू प्रोविजन। सर डन। बट जब मैं ये 40,000 लिखने गया तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सर क्यों ऐसा? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलता है कि सर एक बात बताओ, अपने आके बैठते बात करते। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है कि भाई 40,000 का खर्चा आप कब करने वाले हो? मैंने बोला यार आज से अगर देखा जाए तो 29 साल बचे हैं, मैं ईयर 1 के एंड पे खड़ा हूं। वो बंदा 30 साल बाद रिटायर होने की बात कर रहा था, तो आज से अगर देखा जाए तो 29 ईयर्स बचे। आज से देखा जाए तो 29 ईयर्स बचे हुए, तो मैं 29 ईयर्स के बाद जो है वो ये अर्जन खर्चा करने वाला हूं। बोला हाँ सर डन। आप 29 ईयर्स के बाद खर्चा करने वाले हो तो उसमें बुकिंग आप पूरे 40,000 की अभी क्यों कर रहे हो? आज की जो सेल्स हम लोग की 4 लाख की है उसके सामने 40,000 की अमाउंट एक पैरेलल डिफरेंस नहीं दे रही है। मैंने बोला थोड़ा और समझा। बोला सर आज 4 लाख रुपए आपको जो चीजें खरीदने में हेल्प करेंगे, ये जो 4 लाख की वैल्यू है, ये 4 लाख की वैल्यू के सामने जो 30 साल बाद के 40,000 है उसकी क्या वैल्यू है? मैंने बोला बात तो सही है, क्या करना चाहिए? बोला सर ये 40,000 को आप प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ और फिर बुक करो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं हर साल बुकिंग 40,000 की ना करूं, हर साल मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊं और उसके अकॉर्डिंगली बुक करूं। नाउ दैट इज द अकाउंटिंग जो हम लोग को ध्यान में रखनी है। हमने सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान क्या होता है और क्यों उसकी अकाउंटिंग हम लोग के लिए थोड़ी सी चर्चे वाली है। चर्चे वाली इसलिए है कि इसका पैसा हम लोग बहुत टाइम बाद देने वाले हैं, लेकिन बुकिंग आपकी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। तो एक तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से बुकिंग होनी चाहिए। सर एक हम लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, अब अपने बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोग को जो है वो एकदम थरो हो जाएगा कि यार क्या परफेक्ट वे ऑफ अकाउंटिंग हम लोग को AS 15 ने सजेस्ट करके रखी हुई है। धीरे धीरे अप्रोच करते हैं, एक एक बात को अप्रोच करते हैं। यहाँ पे एक बैकग्राउंड तो अपन ने ले लिया, लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल फ्रेम करता हूँ और उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कैसे 2 तरीके के प्लान एंड ऑल होते हैं, राइट। बट आप समझ लो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू ले लेता हूं कि भाई कंपनी किस तरीके के प्लान्स यहां पे सजेस्ट करती है। हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन थियरी के तौर पे आ सकता है, सो इसीलिए वी शुड बी वेरी अवेयर कि कैसे हम लोग इसको प्रेजेंट करके आए। थियरी में ये बोला जा सकता है कि बॉस पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको बोलना सर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान 2 टाइप के होते हैं। कौन से? और पहला प्लान होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। पहला प्लान होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान, और दूसरा प्लान दोस्तों होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। पहला हो गया सर डिफाइंड बेनिफिट प्लान और दूसरा हो गया डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। सर इन दोनों प्लान में क्या फर्क है? क्या दोनों में ऑलमोस्ट सेम सिमिलरिटी है? कि नहीं भाई, दोनों में रात दिन का फर्क है, दोनों की अकाउंटिंग में रात दिन का फर्क है। जैसे डिफाइंड बेनिफिट प्लान और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में ना जो कमिटमेंट एंटिटी करती है ना, उस कमिटमेंट के वर्डिंग्स में फर्क है। जैसे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में एंटिटी जो है वो एक कंट्रीब्यूट करने का कमिटमेंट करती है। एंटिटी यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलती है, लेट से एक जगह पे एंटिटी है, दूसरी जगह पे उसका होनहार एम्प्लॉय है जो हमें लगता है बहुत लॉयल है। इसको हम लोग क्या कमिट कर रहे हैं? आप कमिटमेंट सुनो, राइट। तुम लोग तो कमिटमेंट एकदम गौर से सुनते ही हो, तो ये कमिटमेंट हम लोग सुन लेते हैं। एंटिटी जो है एम्प्लॉय को कमिट करती है, वादा करती है, तेरे लिए हर साल हम वादा करते हैं कि भाई कम से कम 4 लाख रुपए एक फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे, 4 लाख रुपए हर फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये हम लोग तेरे को वादा करते हैं। उसने बोला सर मैं जब रिटायर होऊंगा तो कितना पैसा मिलेगा? हम बोलते हैं वो हमें नहीं पता,
हम तेरे को यहाँ पे कमिटमेंट कितना बेनिफिट मिलेगा उसका नहीं कर रहे, हम तेरे को किस बात का कमिटमेंट कर रहे, तेरे बिहाफ पे हर साल 4 लाख रुपया मैं एक फंड में कंट्रीब्यूट करूंगा। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की अकाउंटिंग इतनी सॉर्टेड है कि आप बस खाली कंट्रीब्यूशन का वादा कर रहे हो, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है पेमेंट के वो आप अपने आप पे नहीं ले रहे। मतलब आप तब सही माने जाओगे जब आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया। कोई आके पूछा कि भाई वो एम्प्लॉय को पैसा मिला कि नहीं मिला, आप बोलोगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है एम्प्लॉय को पैसा मिला कि नहीं मिला, मेरी जिम्मेदारी थी एम्प्लॉय के बिहाफ पे हर साल 4 लाख रुपए में एक फंड में डालूं, वो जिम्मेदारी मैंने बकायदा निभाई है, तो भाई मैंने तो मेरा काम कर दिया। तो ये वर्डिंग्स होते हैं आपके डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के, जहां पे आपको किसी एस्टीमेट की जरूरत नहीं है, किसी आदमी की जरूरत नहीं है, आप बस खाली ये इंश्योर करते हो कि भाई ये 4 लाख रुपए पैसे हर साल बस उस एम्प्लॉय के बिहाफ पे डिपॉजिट हो जाए अकाउंट में। तो सर डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या होता है? डिफाइंड बेनिफिट प्लान में एंटिटी के वर्डिंग्स क्या है वो आप सुनो, आपको समझ आएगा। एंटिटी यहां पे एम्प्लॉय को कमिट करती है और बोलती है देख भाई कॉन्ट्रीब्यूशन कितना करना है, कब करना है, वो सब तू मेरे पे छोड़ दे। कंट्रीब्यूशन हर साल कितना करना है, कब करना है, लीव दैट ऑन मी। रोज आके पूछ मत सर मेरे बिहाफ पे हर साल आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया कि नहीं किया, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, मेरा लुकआउट है, मैं जैसे चाहूं वैसे करूं। तेरे को मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस यू, कि जब तू रिटायर होगा और कंपनी को अलविदा कहेगा, जब तू रिटायर होगा और कंपनी को बोलेगा बाय बाय, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी तुझे इंश्योर करेगी कि उस वक्त की जो भी सैलरी है, उस वक्त की जो भी सैलरी है, उस सैलरी का वो 50% अमाउंट तेरे को दे ही दे हर उस साल के लिए जितने साल तूने काम किए। अगर तूने 10 साल काम किया रहेगा और तेरी उस वक्त की सैलरी 10 लाख रुपया है, तो मान के रख 10 लाख का 50% आप कर दो, और वो लेट्स से कि 10 साल के लिए काम कर रहा है, तो उसको कंपनी 50 लाख का बेनिफिट देगी। अरे बाप रे सर, अगर लेट्स से कि बंदा 12 अगर साल काम करता है, तो फिर आपका 10 लाख का 50%, 10 लाख उसकी सैलरी हम मान के चलते हैं, उसका 50% इंटू 12 60 लाख रुपए देगी बेनिफिट। तो यहाँ पे कंपनी ने बेनिफिट का कमिटमेंट देके रखा हुआ है, कितना कंट्रीब्यूट करना है, कब कंट्रीब्यूट करना है, कैसे कंट्रीब्यूट करना है, किस फंड में कंट्रीब्यूट करना है, ये सब तुम्हारा एंटिटी संभालेगा। तुम क्या संभालोगे? तुम ये इंश्योर करना कि रिटायर होने के टाइम पे हमसे पैसे मांग लेना, हम दे देंगे। सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कौन लेके बैठ रहा है? यहाँ पे एंटिटी लेके बैठ रहा है। ये हमें समझ में आया कि सर डिफाइंड बेनिफिट प्लान में जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है दोस्तों, वो एंटिटी लेके बैठता है, और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में जो भी रिस्क होते हैं, जो भी रिवॉर्ड्स होते हैं, वो हमारे एम्प्लॉय के होते हैं। क्योंकि अगर पैसे मिले ना मिले, कितने मिले, वो सब एंटिटी का लुकआउट नहीं है, वो सब किसका लुकआउट हो गया? एम्प्लॉय का लुकआउट हो गया। और इसीलिए डिफाइंड बेनिफिट प्लान की अकाउंटिंग हम लोग के लिए ज्यादा एसेस जरूरी है जाननी, क्योंकि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की तो अकाउंटिंग एकदम सॉर्टेड है, एकदम सॉर्टेड है। क्योंकि यहां पे डिफाइंड बेनिफिट प्लान में कितनी सारी बातें हैं, मुझे ये तक नहीं पता होता कि मैं कितने पैसे देने वाला हूं, दूंगा कि नहीं दूंगा तो वो दूर की बात है, कितने देने वाला हूं वो तक नहीं पता। सर ऐसे कैसे? अरे एम्प्लॉय जब रिटायर होगा, मैंने यहाँ पे प्लान में लिखा है उस वक्त की तेरी सैलरी, अरे मुझे क्या पता उस वक्त की उसकी क्या सैलरी होगी? उस वक्त जब वो रिटायर होगा तो क्या पता कंपटीशन कितना दे रहा होगा, मुझे सामने वाले को कितना देना पड़ेगा, वी नेवर नो। हमको तो यहाँ पे एक अंदाजा लगाना पड़ेगा, एक एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि भाई कितनी तेरी सैलरी हो सकती है। अरे तो कब रिटायर हो सकता है मेरे को तो वो तक नहीं पता, आज से 10 साल बाद होगा, 12 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा, 14 साल के लिए काम करेगा। कितने सारे अंदाजे मारने हैं यार, कितने सारे एस्टिमेशन मारने हैं। अब मैं जब लेट्स से कि पैसे तेरे को देने वाला हूं, तब तो आज से ही मेरे को पैसे जमा करने चालू करने पड़ेंगे, तो मुझे ये भी नहीं पता कि कितने जमा करूं, किस रेट ऑफ रिटर्न पे जमा करूं। तो देयर आर सो मेनी एस्टिमेट्स विच वी हैव टू मेक, और इसीलिए भाई सीए ने बोला सर मेरे से अकेले से तो नहीं होगा, आप बताओ ना क्या करूं। और हमें एक आदमी की यहाँ पे हेल्प मिलती है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में एक आदमी जिसका रोल अहम है, बहुत जरूरी है, वो है एक्चुअरी। ये एक्चुअरी के बिना आपका काम हो ही नहीं सकता है। वी एवरीबडी नो व्हाट इज एक्चुअरी। एक ऐसा बंदा जो इंश्योरेंस कंपनीज में काम करता है यूजुअली, और भी बहुत जगह पे काम करता है, बट वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। एक इंश्योरेंस कंपनी ऐसी जगह हो गई जहां पे हम लोग को तो भाई ज्योतिष ही चाहिए, वो ज्योतिष हम लोग को मिल जाए और बता दे कि भाई ये वाले प्लान में तेरे को कभी रिस्क नहीं आएगा, बिंदास प्रीमियम ले, तेरे को कभी पैसा भरना नहीं पड़ेगा टाइप्स। तो ये एक्चुअली वहाँ पे ज्योतिष का काम करता है। वो बोलते हैं सर ये बहुत ही रिस्की एरिया नहीं है, ये बहुत रिस्की एरिया है, इसमें ये प्रीमियम रखो, वो प्रीमियम रखो, ऐसे सारे सजेशंस देता है। तो ये तो आपका एस्टिमेट्स का देवता हो गया, स्टैटिस्टिक्स का देवता हो गया, स्टैट्स का देवता हो गया। तो मुझे इस आदमी की हेल्प लेनी पड़ती है, एक्चुअरी की। और वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में कैसे लेंगे, क्या क्या वो हेल्प वेरी करेगी, वो सब हम देखेंगे। बट ये दो प्लान आपको दिमाग में क्लियर है, राइट? एक हो गया डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और एक हो गया डिफाइंड बेनिफिट प्लान। मैं कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा एंड यू हैव टू, देखो इंटरैक्टिव होना जरूरी है, मुझे पता है आप स्क्रीन के उस पार बैठे हो और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो एज इन कनेक्टेड फील करना चाहते हो। तो मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ
और आपको इंश्योर करना है कि भाई वो सवाल आप लिखो, मे बी इन कमेंट सेक्शन और एनीवेयर, बट वो लिखना एक बार के लिए ताकि वो लगे कि एक्टिवनेस है। पहला सवाल, मैं एक ऐसा प्लान ऑपरेट कर रहा हूं जिसके अंदर मैं सामने वाले एम्प्लॉय को कमिट करता हूं। सर क्या कमिट करते हो आप? मैं सामने वाले एम्प्लॉय को ये कमिट करता हूं कि आपके बिहाफ पे मैं हर साल 4.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करूंगा, प्लस मैं इंश्योर करता हूं कि भाई जब आप रिटायर रहोगे तो कम से कम आपको 6 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट बेनिफिट मिले। कौन सा प्लान हो गया? सोचो 2 मिनट के लिए, राइट? आई होप आपने अब तक सोच लिया रहेगा। वेल, जिस प्लान की मैं यहां पे बात कर रहा हूं इट इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान। सर डिफाइंड बेनिफिट कैसे? यहां पे तो कॉन्ट्रीब्यूशन की बात है। मैंने 2 बात बोली, एक तो मैं आपके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट भी कर रहा हूं हर साल, प्लस मैं इंश्योर भी कर रहा हूं कि रिटायरमेंट के टाइम पे कम से कम इतना पैसा मिले। तो जब रिस्क ही मेरे पे आ गया ना, अब उतना पैसा मैं दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा, कम ज्यादा हो गया, वो सब रिस्क किसके ऊपर आ गया? एंटिटी के ऊपर आ गया। इसलिए वो प्लान कौन सा बन गया? डिफाइंड बेनिफिट प्लान। श्योरली मैंने कंट्रीब्यूशन भी डिफाइन करके रखा हुआ है, बट साथ ही साथ कितना बेनिफिट मैं सामने वाले को देने वाला हूं वो भी मैंने यहां पे डिफाइन करके रखा हुआ है। सर फिर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का एग्जांपल क्या होगा? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का एग्जांपल मैं बोलता हूं यहां पे 5 लाख रुपए तेरे ब्याह पे मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, रिटायरमेंट के टाइम पे कितना मिले वो सब मेरे से आके मत पूछना, तू जाने तेरा ये फंड जाने जिसमें मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। इट कैन बी अ फंड विच इज मेंटेन बाय गवर्नमेंट और एनीथिंग। तो इन सच केस वो प्लान कौन सा बन जाएगा? यस, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। आई गेस अपने को इतना समझ में आ गया रहेगा। अब चलो सर अकाउंटिंग यहां पे बात करते हैं। वेरी क्यूरियस टू नो किसकी अकाउंटिंग क्या होगी, बिकॉज बहुत सारी बातें हैं ना। ये जो बंदा बीच में आया एक्चुअली ये समझ लो आपके साथ बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट करने वाला है, अकाउंटिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आराम से इंडिविजुअली एक एक करके समझते हैं, बट फर्स्ट सिंपल वाली समझ लेते हैं ना दोस्त। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान को हम लोग यहां पे समझते हैं कि उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, एंड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, और इसीलिए उसके ऊपर उतना ज्यादा ब्रॉडली डिस्कस नहीं करके रखा हुआ है, राइट? हालांकि डिफाइंड बेनिफिट प्लान में तो मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा, एक एक एलिमेंट समझाऊंगा, बट कंट्रीब्यूशन प्लान अगर हम बात करें तो इट्स वेरी सिंपल। एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, आपको लगेगा सर ये भी कोई अकाउंटिंग है क्या? ये तो हम लोग को ऑलरेडी आता था, राइट? चलिए, जैसे एक एंटिटी है, उस एंटिटी ने एक एम्प्लॉय को कमिटमेंट देके रखा हुआ है। सर किस चीज का कमिटमेंट देके रखा हुआ है? एंटिटी यहां पे कमिट कर रही है कि आपके बिहाफ पे हर साल हम लोग 10 लाख रुपीज पर एनम, हर साल 10 लाख रुपीज पर एनम हम लोग क्या करेंगे? एक फंड को कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। परफेक्ट। अब होता क्या है, जब ईयर 1 की बात आती है तो ईयर 1 पे हमारा जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होता है उसके बिहाफ पे जितना पैसा हम लोग फंड में एक्चुअली डालते हैं, वो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो 3 अलग अलग मैं सिनारियोस क्रिएट कर रहा हूं। सिनारियो नंबर 1, मान के रखते हैं कि भाई एंटिटी जो है वो 10 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करती है, तो वेरी सिंपल, सबसे सॉर्टेड हो गया। यहां पे मैं एंट्री मारूंगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस EBE और ब्रैकेट में लिखूंगा कंट्रीब्यूशन, कॉन्ट्री डेबिट कितना रुपया? 10 लाख रुपया, और क्योंकि पूरा ही पैसा बैंक से जा रहा है टू बैंक अकाउंट 10 लाख। सर ये 10 लाख को आप स्प्रेड नहीं करोगे? नहीं, हर साल का 10 लाख है ना। तो कोई हमसे पूछेगा कि इस साल जो आपको सर्विस मिली है उसके आपने कितने कंट्रीब्यूट किए, तो मेरे पास एक डिफाइंड अमाउंट है, 10 लाख रुपए गए, और वो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में ही गए। आज सच्ची में नगद मेरे को उतना फंड में डालना पड़ा है, तो ना पीवी पे लेके आने की जरूरत है, यहाँ पे मैं लिखता हूं ना पीवी पे लेके आने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू पे ही है, प्लस ना ही इसे स्प्रेड करने की जरूरत है बिकॉज एक्चुअल में मैंने उसके बिहाफ पे इस साल का 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है। सर सिनारियो नंबर 2 एक बार बताओ ना। सिनारियो नंबर 2 में हम लोग मान के चलते हैं कि भाई 12 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इस साल का था कितना? 10 लाख। अब यहां पे जब मैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बुक करने गया तो डेबिट तो मैंने किया, बट जैसे मैंने 12 लाख लिखा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला सर ये क्या करने जा रहे हो? मैंने बोला 12 लाख रुपए पैसे दिए बुक करने जा रहा हूं। बोला सर बहुत गलत कर रहे हो। मैंने बोला क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? बोला सर इस साल का कितना है? 10 लाख, अगले साल आप 8 लाख कम करोगे ना क्योंकि 2 लाख आपने ज्यादा करके रखा हुआ है। मैंने बोला बात तो सही है। बोला सर इस साल के एक्सपेंस में भी फिर 10 लाख ही जाना चाहिए। तो मैंने बोला फिर बचा हुआ 2 लाख। बोला सर वो तो आपके लिए प्रीपेड कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया ना, एक असेट का रूप ले लेगा, और कोई भी अगर चीज हम लोग के असेट का रूप लेती है तो वो हम लोग डेबिट करते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस 2 लाख, और बाकी ये वाली बात को तो कोई नहीं बदल सकता ना कि बैंक से मेरे आज 12 लाख जा रहे। परफेक्ट सर। और तीसरा सिनारियो हम लोग ले लेते हैं जहां पे हम लोग अपनी क्षमता से कम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, 8 लाख रुपया। तो वी नो दैट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में यहां पे बुक करूंगा पूरे 10 लाख का, बैंक से आज मेरे पैसे जो है वो सिर्फ 8 लाख ही जा रहे हैं, तो बाकी मेरा बन जाएगा 2 आउटस्टैंडिंग, कितना? 2 लाख रुपीस। सर इतनी है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की अकाउंटिंग, इतनी है। सर ये तो हम लोग को ना जो सैलरी हम लोग जो बुक करते थे ना उसकी तरह ही लग रहा है। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने बोला इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है। और इसीलिए आज के लेक्चर में अगर मैं बात करूं, इतना बड़ा ब्रीफ डिस्कशन देने के बाद
तो हम यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट प्लान की अकाउंटिंग सीखते कि उसे मुझे किस तरीके से अकाउंट करना है। चलिए सर, वी आर रेडी। हम यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो स्टार्ट करते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान की अकाउंटिंग। एग्जाम्पल पे ध्यान दो, एग्जाम्पल इज वेरी रिलेवेंट। एग्जाम्पल आप जब हाईलाइट करोगे, समझोगे, तो ही आपको बातें जो है वो बेहतर समझ में आएगी। सो देखो भाई, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, क्या वादा किया था कंपनी ने? एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बेनिफिट देने का वादा किया था सर। ओके, कितना देने वाले हो सर? नहीं पता वो, क्योंकि प्लान ही कुछ इस तरीके से डिवाइस होकर रखा हुआ है। तो मैंने बोला भाई ठीक है, एक आदमी को अपने बुला ही लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक आदमी को अपने बुला लिया जिसका नाम हो गया एक्चुअरी, राइट। बट बिफोर दैट एक बार मैं प्लान का डिस्कशन कर लेता हूं और एक सम भी हम सॉल्व करेंगे, देन अपने फर्दर अकाउंटिंग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेक श्योर कर रहा हूं कि वो 40 to 45 मिनट्स की वीडियो रहे, राइट। और उसमें जितना आप एक बार के लिए प्रोसेस कर पाओ, समझ पाओ, उतना ही अपने डिस्कशन हो। तो यहाँ पे हम लोग मेनली एक इनिशियल स्टेज कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग सारा इनफैक्ट डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे देयर इज अ कंपनी, इस कंपनी का नाम है नेस्ले। ये कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट प्लान देती है। वो बोलती है कि तुम्हारा जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, कब का? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तुम्हारा जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इनटू उसका हम लोग आपको 20% पैसा देंगे। उसका हम आपको 20% पैसा देंगे, और जितने साल आपने काम करके रखा हुआ है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, उतने साल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। तो ऐसा हम लोग ने रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान बनाया हुआ है। आज ये बंदा जब ईयर 1 पे बिगनिंग पे ज्वाइन कर रहा है, अभी अभी ताज़ा इसने ज्वाइनिंग की है, फ्रेश ज्वाइनिंग, आज जब ये ईयर 1 के बिगनिंग पे ज्वाइन कर रहा है तो उसकी जो सैलरी है वो 10 लाख की होकर रखी हुई है। पूरे साल भर की सैलरी कितनी हो गई आपकी? 10 लाख रुपए की। ये ईयर 1 के बिगनिंग का कहानी है, राइट। और हमें इंश्योर करना है कि हम बताएं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे उसकी अकाउंटिंग हो, राइट। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं वापस एक बार प्लान को रीड्रॉ कर देता हूं। लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब जब वो रिटायर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे इसकी सैलरी 20 लाख की है, तो 20 लाख का 20% आया, ये 1 साल के लिए मैं दूंगा। अगर ये बंदा 5 साल मेरे लिए काम किया हुआ है तो मैं उनको 5 कर दूंगा। तो वो हम लोग प्लान को समझेंगे। बट आज उसकी सैलरी 10 लाख है। अब यार देखो, मेरे लिए एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट कितनी डिफिकल्टीज है। मुझे ये नहीं पता है कि जब बंदा रिटायर होगा तब उसकी क्या सैलरी रहेगी। मुझे ये भी नहीं पता कि वो बंदा मेरे लिए कितना काम करेगा। मुझे ये पता है कि जो भी होगा 20% होगा, ये एक फिक्स्ड है। बट अगर मैं बात करूँ तो ये भी अपने आप में वेरिएबल है, पता नहीं क्या हो सकता है, ये भी अपने आप में वेरिएबल है, पता नहीं क्या हो सकता है। और इसीलिए हम अपने एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे, कॉल, फोन ऑफ फ्रेंड करेंगे और बोलेंगे हेलो एक्चुअली कुछ आपको हेल्प चाहिए थी। एक्चुअली हम लोग के साथ बैठा हुआ है, हमारा डिस्कशन चल रहा है। एक्चुअली हम लोग को सजेस्ट करता है, सर मार्केट में जो इन्फ्लेशन चल रहा है, मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन चल रहा है, आपकी कंपटीशन जो सैलरी दे रही है, उसके हिसाब से मैं अंदाजा अगर बता दूं तो इस आदमी को हर साल आपको 20% का इंक्रीमेंट देना ही पड़ेगा, तो जाके बात बनेगी। मैंने बोला ठीक है, तूने अगर बोला है तो तेरी बात को मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट देता हूँ और लिखता हूँ कि तू हमें बोल रहा है कि हर साल इस आदमी को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, कितना? 20% पर एनम। मैंने बोला पहले साल? बोला सर पहले साल कोई इंक्रीमेंट थोड़ी ना है, पहले साल तो जब आप मान के रखो कि आप देना चाहते हो तो दे दो। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहले साल तो हम लोग की सैलरी ज्वाइनिंग में डिसाइड हो गई है। सर नेक्स्ट ईयर आपको 12 लाख करनी पड़ेगी, 10 + 20%। ओके सर, मुझे लगता है कि आज के एम्प्लॉयज़ ना उतने ज़्यादा लॉयल नहीं है और बहुत कम ही ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं। वो पहले वाले होते थे तो 40 साल तक काम करते थे। अभी वाले तो हमको लगता है कि सर 5 साल के मेहमान होते हैं, उसके बाद वो या तो रिटायरमेंट का बहाना दे देंगे या उनके दिमाग में कुछ और आ जाएगा, बट यू हैव टू पे सम बेनिफिट, राइट। मैंने बोला ठीक है भाई, जब छोड़ के जा रहे हैं तब की बेनिफिट की बात हुई है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 5 साल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई सर्विस पीरियड है। ये बंदा हम लोग के लिए कितना काम करना चाहता है? 5 साल काम करना चाहता है। ओके, तो अब ये 2 इनपुट्स यूज करके मैं बेनिफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ और ये है ईयर 1 के बिगिनिंग वाला टाइम। आज से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बंदा ईयर 5 के एंड पे रिटायर होगा, तब उसको मुझे कुछ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। ठीक है सर, वो बेनिफिट्स कितने देने पड़ेंगे, क्या देने पड़ेंगे, वो पता है क्या? नहीं सर, वो बेनिफिट्स कितने देने पड़ेंगे, क्या देने पड़ेंगे, वो अभी नहीं पता है, बट कैलकुलेट कर सकते हैं ना सर। मैंने बोला डन। अब बुकिंग कब कब होगी वो थोड़ी सी मैं यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ। ईयर 1 के बिगनिंग पे कोई बुकिंग नहीं होगी, बिकॉज नो बुकिंग। अभी तो आया बंदा, पहले काम तो करे फिर बुकिंग करूँ, तो नो बुकिंग ईयर। सबसे पहली बार बुकिंग होगी जब इसका ईयर 1 कंप्लीट होगा। ईयर 1 जब खत्म होगा
तो मुझे कुछ अमाउंट बुक करनी पड़ेगी। पूरी अमाउंट मैं बुक नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी पैसा मैं ये वाले पॉइंट पे देने वाला हूं वो तो 5 साल के लिए देने वाला हूं। तो सबसे पहली बुकिंग मेरी ईयर 1 के एंड पे होगी, फर्स्ट बुकिंग। दूसरी बुकिंग ईयर 2 के एंड पे होगी, जो बुकिंग नंबर 2 है वो ईयर 2 के एंड पे होगी। तीसरी बुकिंग ईयर 3 के एंड पे होगी। चौथी बुकिंग ईयर 4 के एंड पे होगी। एंड लास्ट में ईयर 5 के एंड पे मैं बुक करूंगा। राइट, बोला सर इतना हम लोग को समझ में आ गया, आगे हम बात करते हैं। आगे हम पहले देख तो लेते हैं कि भाई बेनिफिट कितना देना पड़ेगा। हम लोग की जो ईयर 1 की सैलरी आज हम लोग पे कर रहे हैं वो है 10 लाख रुपया, और मेरे को चाहिए कि ईयर 5 पे जब बंदा छोड़ के जाएगा तो तब क्या सैलरी रहने वाली है। तो ये 10 लाख जो मेरी रहेगी, ईयर 2 पे मैं इसका प्रमोशन करूंगा तो 20% मैं इसको दे दूंगा, ईयर 3 पे भी 20% दे दूंगा, ईयर 4 पे भी 20% दे दूंगा, और ईयर 5 पे भी 20% दे दूंगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे अंदाजा लगाए, कैलसी ले लो हाथ में, करो साथ में, 10 लाख प्लस 20% प्लस 20% प्लस 20% प्लस 20%, 4 बार मैंने 20% किया तो अमाउंट आ रही है 20,73,600 रुपीज। एक बार हम लोग रीवेरीफाई कर लेते हैं। राइट, यस, 20,73,600। अब सर ये बेनिफिट हम लोग सिर्फ 1 साल के लिए दे रहे हैं क्या? नहीं रे, ये बेनिफिट तो है भी नहीं। पहले तो आप देखो अपना फॉर्मूला क्या था। लास्ट ड्रॉन सैलरी हम लोग बेनिफिट के तौर पे नहीं दे रहे हैं, उसका 20% हम लोग दे रहे हैं। तो मैं ये जो लास्ट ड्रॉन सैलरी उसकी रहने वाली है उसका 20% निकालता हूं। 20% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, 20% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना रहने वाला है सर? 20,73,600। सर इंग्लिश, 20,70,600, इसका 20%। वेल, अगर हमने निकाला तो हमारा आंसर आता है 414720। मेरा फॉर्मूला अभी आधा कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला में लिखा था लास्ट ड्रॉन सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो थी हम लोग की 20,73,600, उसका 20% ले लिया। आगे लिखा इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, कितने साल काम किया हम लोग के साथ? बोलो 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 बोलो, 5 साल ना, तो लिखो ना यार, इनटू 5। तो 414720 इंटू 5, और हमारी अमाउंट, सर ये तो वही आ गई, हाँ वही आ गई, 20,73,600। और वो इसीलिए आई है बिकॉज 20/100 इज 5 ओनली। तो जो मैं 20% किया उसको वापस से 100 बना दिया, वैसी बात है। बट यस, ये बेनिफिट हो गया जो हम पे करने वाले फॉर 5 ईयर्स। बेनिफिट टू बी पेड फॉर 5 ईयर्स। और ये प्योर हम लोग का क्या है? एस्टिमेशन है। सर ये एस्टिमेशन आपको किसने करके दिया? एक्चुअरी ने करके दिया। या एस्टिमेशन हम लोग को किसने करके दिया? एक्चुअरी ने करके दिया। सो फॉर 5 ईयर्स है। अब यहाँ पे ईयर वाला बोलता है कि यार फर्स्ट ईयर पे मैं हूं, आज मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मेरा अकाउंटेंट बोलता है सर ये तो 5 साल का बेनिफिट है ना, मेरे साल का कितना है वो बताओ। मैंने बोला रुक अभी कर लेते हैं। हम बेनिफिट कितना देने की सोच रहे हैं? 20,73,600 डिवाइडेड बाई 5। मेरा 1 साल का आ रहा है 414720। तो यहाँ पे ईयर 1 को कितना बिलोंग करता है? 414720। ईयर 2 को कितना बिलोंग करता है? 414720। ईयर 3 को कितना बिलोंग करता है? 414720। बस सर, अब आप खाली लिख दो 414720, 414720। और इस तरीके से यहाँ पे ईयर 1 की भी हम लोग ने अमाउंट लिख दी, ईयर 2 की भी लिख दी, ईयर 3 की भी लिख दी, ईयर 4 की भी लिख दी, और ईयर 5 की भी लिख दी। ये सर इसको नाम क्या देंगे? ये हम लोग ने जो भी लिखा है उसको नाम क्या देंगे? यार आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली टर्म ध्यान में रखना है। इसको हम लोग बोलेंगे बेनिफिट्स, क्योंकि ये हम लोग सामने वाले को देने वाले ना। बेनिफिट्स एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट करना मतलब डेडिकेट करना, एट्रीब्यूटेड टू ईच ईयर ऑफ सर्विस। हर साल का बेनिफिट कितना है वो हम लोग ने लिख दिया। बेनिफिट एट्रीब्यूटेड टू ईच ईयर ऑफ सर्विस। ओके सर, अब मुझे बताओ क्या बुकिंग 414720 की होगी क्या? नहीं, बुकिंग ईयर 1 में 414720 की नहीं, तो सर किसकी होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 414720 की होगी। क्योंकि आज हम लोग को यहां पे अगर देखा जाए तो थोड़ी ना इतना पैसा देना है। ये पैसा कब देना है? आज से 4 साल बाद। सर आज से 4 साल बाद मतलब देख लो ना, आप ईयर 1 पे एंड पे बुकिंग कर रहे हो, ये ईयर 1 एंड आपका हो गया। ईयर 1 के एंड के बाद ईयर 2 पे आए तो 1 साल हुआ, ईयर 2 के एंड के बाद ईयर 3 के एंड पे आए तो 2 साल हो गया, और उसके बाद ईयर 3 से 4 पे आए तो 3 साल हो गया, ईयर 4 से ईयर 5 पे आए तो 4 साल हो गया। तो 4 साल के लिए डिस्काउंटिंग करना है, 4 साल के लिए डिस्काउंटिंग करना है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, और वी हैव टू डिस्काउंट इट फॉर 4 ईयर्स। सर फॉर रेट क्या यूज करेंगे? वो हम एक्चुअली से पूछेंगे। एक्चुअली को मैं पूछाऊं कि भाई इंडिया में बता इन्फ्लेशन कितना रहेगा, क्या रहेगा, वो बोलता है सर कंसिस्टेंट 6% ही आया है। तो हम मान के ले लेंगे कि भाई जो एक्चुअली ने बोला वो सही, 7 भी बोल सकता है, 8 भी बोल सकता है।
तो मैं ये 41470 को मैं डिस्काउंट करूंगा फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 4 ईयर्स, विच रेट 6%। ये किसने बताया? एक्चुअरी ने बताया। 1.06 फॉर 4 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 414720 है। बेनिफिट कितना बुक करेंगे वो हम देख रहे हैं। ये तो बेनिफिट हमारे हिस्से का हम मान लिए, बट आज पूरा बुक थोड़ी ना करेंगे। आज हमारी सेल जो दिख रही है उसके सामने ये 4 साल बाद का पेमेंट हम लोग लिखेंगे तो कितना गलत हो गया। अकाउंट्स बोलेगा यार ये तो इनकंसिस्टेंसी है, आप आज के रुपए को भाव ही नहीं दे रहे। तो इसलिए यार प्रॉपर्ली इसको पीवी पे लिखना जरूरी है। मैं क्या करता हूं, 414720 डिवाइडेड बाई 1.06। ये 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। ए हम लोग का आंसर आया है 328497। तो सर क्या हम लोग की यही अमाउंट की बुकिंग होगी? यस, यही अमाउंट की बुकिंग होगी, 328497। सर ये अमाउंट की बुकिंग क्या नाम से होगी? वेल ये अमाउंट की बुकिंग हम लोग लिखेंगे आंसर में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। सर ये डीबीओ अकाउंट क्या है? डीबीओ अकाउंट एक तरीके से प्रोविजन ही है। अब हर अकाउंट को अगर आप प्रोविजन नाम देना चालू कर दोगे तो क्या होगा, आपके इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये प्रोविजन किस पर्पस के लिए बनाया हुआ है। तो इसीलिए AS 15 बोलता है यार मेरे अंडर जो भी आपका प्रोविजन बन रहा है, मेरे अंडर जो भी आपकी एक्सपेंस बुक हो रही है, उसको आप सिर्फ ऐसे प्लेन प्रोविजन नहीं लिखोगे, आप क्या नाम लिखोगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। कि ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंडर हमारी कितनी ऑब्लिगेशन इस ईयर को बिलोंग करती है प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में। डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर कितनी ऑब्लिगेशन हम लोग की इस ईयर को बिलोंग करती है प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में। तो ये बुकिंग हो जाएगी 328497, 328497। और इस तरीके से मेरा यहाँ पे लेजर बन जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एक जेनरिक टर्म हो गया। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। ये जो आपका 328497 आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट सर्विस कॉस्ट। हिंदी अनुवाद, इस ईयर की सर्विस को लेकर कितनी कॉस्ट है प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। तो ये हम लोग का क्या आया? करंट सर्विस कॉस्ट। सर ऐसे ही अगर हम लोग को ईयर 2 के एंड का करंट सर्विस कॉस्ट निकालना रहेगा तो वो क्या होगा? सेम, ईयर 2 के एंड के लिए भी कितना पैसा देना आपको? 414720। लेकिन ये कितने साल बाद देना है? ईयर 2 के एंड में फर्क ये पड़ जाएगा कि थोड़ा सा टाइम नजदीक आ चुका है। जो 4 साल हम लोग के बचे थे वो 1 ही साल बचा, कम हो गया, तो 3 साल बचा है। तो ईयर 2 के एंड से लेके ईयर 3 का एंड, ईयर 3 के एंड से लेके ईयर 4 का एंड, ईयर 4 के एंड से लेके ईयर 5 का एंड। तो मुझे सिर्फ 3 बार ही डिस्काउंट करना पड़ेगा क्योंकि ईयर 2 के एंड से तो सिर्फ कितने साल का गैप बचा हुआ है? मात्र 3 साल का। 414720 डिवाइडेड बाई 1.06 डिवाइडेड बाई 1.06, क्योंकि रेट हम लोग की कितनी है? 1.06। ठीक है सर, करो डिवाइड। वेल जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करने जाएंगे 1.06 से, क्योंकि वो हम लोग को रेट एक्चुअली नहीं देके रखी हुई है, 1 2 3 साल के लिए मैंने डिस्काउंट किया, तो मेरी एक्सपेंस बुकिंग आ रही है 348206। ईयर 2 की हम बोल रहे हैं, ईयर 2 के एंड पे हम लोग की एक्सपेंस बुकिंग आ रही है जिसका नाम हो गया 348206। अब ये भी मैं बुक करूंगा। सबसे पहली बात, क्या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम पे बुक होगा? यस, बट उसके अंदर हेड कौन सा आएगा? करंट सर्विस कॉस्ट। क्या होता है करंट सर्विस कॉस्ट? इस साल को लेकर कितनी कॉस्ट हम लोग के इस साल की सर्विस को बिलोंग करती है, किस टर्म्स में? प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में। ठीक है सर, आप वही लिखो ना, करंट सर्विस कॉस्ट, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 348206। डेबिट कर दिया, यस। टू प्रोविजन लिखो या डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन? सर नाम जब स्पेसिफिक देके रखा हुआ है तो आप वही लिखो, टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, सेम अमाउंट 348206। सर ऐसे ही सेम बुकिंग ईयर 3 के एंड पे होगा क्या? यस, ईयर 3 के एंड को भी अगर हम बात करें ईयर 3 के पूरे की, तो ईयर 3 को कितना एक्सपेंस बिलोंग होता है? 414720 ही होता है। बट आज से गैप अभी खाली कितने साल का बचा हुआ है? 2 साल का। तो डिवाइडेड बाई 1.06 कितने ईयर्स के लिए? 1 2। तो यहाँ पे ईयर 3 के एंड पे बुकिंग होगी 369099। एंट्री सेम रहेगी, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। और यही सेम एंट्री आपकी ईयर 4 के एंड पे हो जाएगी, बस खाली 1 साल का ही गैप बचा हुआ है। तो हम लिखेंगे 414720 और ईयर 4 के एंड से तो 1 ही साल बचा है, डिवाइडेड बाई 1.06, 1 साल। तो यहाँ पे बुकिंग का एक्सपेंस का अमाउंट है 391245। और यही बात ईयर 5 के एंड पे तो हाथों हाथ ही आपकी बुकिंग हो रही है ईयर 5 को लेकर सेम अमाउंट की, क्योंकि कोई गैप ही नहीं बचा हुआ है। अब तो बेनिफिट पे करने का टाइम आ गया।
तो ये 5 अमाउंट की बुक मेरे 5 साल में बुक हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने बस खाली चीज़ों को प्रेजेंट वैल्यू पे लाया है। अगर इसको मैं शेड्यूल के फॉर्म में समझाऊं तो देयर आर 5 ईयर्स। ईयर 1 पे कितना बुकिंग होना चाहिए, ईयर 2 पे, ईयर 3 पे, ईयर 5 पे और ईयर 4 पे। हर एक साल को कितना बेनिफिट एट्रीब्यूटेबल है, ये मैं प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं ले रहा, बेनिफिट एट्रीब्यूटेड। सर 414720 हर साल का इतना ही आ रहा था, तो वो पहले मैं लिख देता हूँ 414720, 414720, 414720, 414720, 414720, राइट। ये बेनिफिट एट्रीब्यूटेबल हो गया। अब इसका मैं निकालूंगा करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट का अगर मैं प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन दूं तो इसको हम कैसे बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट एट्रीब्यूटेड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट एट्रीब्यूटेड। तो ये बेनिफिट एट्रीब्यूटेड है 414720, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या बन जाएगा, करंट सर्विस कॉस्ट, राइट। सो ठीक है सर, इतना आपने लिख दिया। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर भी मैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिख देता हूँ साइड में। जैसे ईयर 1 के एंड पे मेरे को बुकिंग करनी है, ईयर 1 के एंड से ईयर 5 के एंड तक का कितना गैप है देख लो। ईयर 1 के एंड पे हूँ, ईयर 2 के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे, ईयर 4 के एंड पे, ईयर 5 के एंड पे, 4 साल का गैप हो गया। तो 6% की डिस्काउंटिंग रेट 1 डिवाइडेड बाई 1.06। 4 साल का अगर गैप है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 साल का अगर गैप है तो हम लोग लिखेंगे 0.792, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया, राइट। अगर 4 साल का गैप है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। जैसे ईयर 5 पे तो कोई गैप ही नहीं है, ईयर 5 के एंड पे बुकिंग करनी है और आज ही पैसे देने हैं, तो वहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। फिर ईयर के 4 से ईयर 5 में गैप कितने का है, 1 साल का, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.06, डिस्काउंटिंग फैक्टर आ रहा है 0.943। ईयर 3 से 5 तक का गैप 2 साल का है, तो 2 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.90। फिर उसके बाद 3 साल का गैप हो गया, 1 2 3, 0.8396 और लास्ट में हो गया 0.792। अब मल्टीप्लाई कर दो, 414720 इंटू 0.792, ये मेरे को ईयर 1 का करंट सर्विस कॉस्ट दे देगा, जो कि हम लोग का ऊपर आ ही गया था 328,458। ऐसे ही 414720 इंटू 414720 इंटू 0.8396, ये मुझे दे देगा 348198। ऐसे ही 414720 इंटू 0.90, ये हमें दे देगा 373248। सर सेम 414720 इंटू 0.943 और मेरा आंसर आ रहा है 391081 और लास्ट में आ रहा है 414720। हर साल के एंड पे ये वाले अमाउंट्स की हम बुकिंग कर देंगे, हर साल के एंड पे ये वाली अमाउंट्स की बुकिंग हो जाएगी। जैसे ईयर 1 के एंड पे भी हम लोग एंट्री पास करेंगे करंट सर्विस कॉस्ट, जो किया जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही, टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, सेम 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 सेम, ऐसे करके कितनी एंट्रीज होगी, 5 एंट्रीज, और 5 बार आपका एक्सपेंस जो है वो बुक हो जाएगा। अब यहाँ पे सर ये 5 साल का मिलाकर बुकिंग कितना हुआ है, लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई हमसे पूछे कि हमारा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, जो कि एक लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, जो कि हमारा प्रोविजन है, वो कितना जमा हो गया, तो ये वाली सारी अमाउंट्स हम लोग की डीबीओ में गई है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में हम लोग ने डीबीओ में कितना डाला, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, हमारी लाइबिलिटी कितने की क्रिएट की, 328458 प्लस 348198 प्लस 373248 प्लस 391081 प्लस 414720। इस तरीके से अगर देखा जाए तो लाइबिलिटी अपनी जो क्रिएट होकर रखी है वो है 1855705। लेकिन यार हमको तो लाइबिलिटी को यार अमाउंट की चाहिए थी ना। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि भाई कितना पेमेंट आज करना है, तो वो तो बेनिफिट्स कितना आया था ऊपर, 20,73,600 आया था। जब हम लोग ने निकाला था कि भाई 5 साल का कितना पैसा देना पड़ेगा, तो वो तो 20,73,600 था, लेकिन मेरी बुकिंग तो सिर्फ कितने की हुई है, 1855705 की हुई है। इसीलिए हर साल के एंड में कुछ ना कुछ मेरे को ये जो डिफरेंस आया है, मेनली क्यों आया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण ही आया ना। आज अगर मैं सीधी बुकिंग करता 414720 की, तो आपका कभी डिफरेंस आता ही नहीं। 5 साल में बुकिंग कितनी रेडी हो जाती, 20,73,600 की। बट क्यों हम लोग नहीं कर रहे थे, बिकॉज जेन्युइन लॉजिक था कि सर इस साल का खर्चा तो 4 साल बाद आने वाला है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करो। तो हम लोग ने प्रेजेंट वैल्यू पे बुक किया, तो मेरी बुकिंग हुई कितने की है, 1855705 की, जबकि मेरे को एक्चुअल में पे कितना करना है, 20,73,600। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो भी अमाउंट गैप है, जैसे 20,73,600 प्लस 20,73,600
माइनस 1855705 1855705 तो ये जो गैप है 217895 का, ये गैप को मैं क्या नाम दूं? ये गैप को हम लोग नाम देंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये गैप को हम लोग नाम देंगे गैप इज ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और हर जो गैप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण अकाउंट्स में क्रिएट होता है वो कौन से हेड में जाता है? फाइनेंस कॉस्ट। तो मतलब सर 217895 की भी बुकिंग आपकी हर साल थोड़ी थोड़ी होगी क्या? हर साल थोड़ी थोड़ी होगी, बट उसका तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे होगी। बट यस, ये जो गैप है आई हैव टू इंश्योर कि मैं फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे थोड़ा थोड़ा बुक करता रहूं, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण आया है, ये बात सही है। मुझे इंश्योर भी करना है ना कि लास्ट में मेरा जो लाइबिलिटी है वो 20,73,600 से हो जाए, ताकि मैं सीधा पेमेंट कर दूं इसके अगेंस्ट। जैसे लास्ट ईयर मेरा सपना है, मेरा सपना क्या है कि ईयर 5 के एंड पे मैं एक एंट्री पास करूं, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट को वापस से डेबिट कर दूं और टू बैंक लिख दूं। अब तक मैं क्रेडिट करता आ रहा था बिकॉज लाइबिलिटी है ना, तो क्रिएट करता आ रहा था। हर साल मैं एंट्री क्या मार रहा था? करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ। सर कहाँ है? ये देखो, करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ, करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ। बट मेरा लास्ट में सपना यही है कि ईयर 5 के एंड पे मैं एक एंट्री पास ऑन कर दूं, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट्स इट। तो ये कुछ हद तक हम लोग ने देख लिया कि बुकिंग कैसे होगी। इनफैक्ट और भी क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करेंगे टू गेट ए थरो अंडरस्टैंडिंग। लेक्चर को लगेगा कम से कम 4-5 लेक्चर लग जाएंगे टू अंडरस्टैंड दैट, बट एक बार जब सारे लेक्चर्स आप देख लोगे तो चीजें एकदम आपके दिमाग में उतर जाएगी, चिंता वाली बात नहीं, राइट। सो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग बस खाली ये जो हम लोग ने नॉलेज यूज की हुई है उसके रेफरेंस में एक क्वेश्चन जो तुम लोग के मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है। अगेन आई रिपीट कि मैंने आपके मॉड्यूल को ही एज अ बेस लिया हुआ है, क्योंकि वो सबके पास मटेरियल अवेलेबल है, तो इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी। हम सीधा अभी क्लास में जो भी सॉल्व किए वो एज इन लेकर बैठ सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। तो वी आर सॉल्विंग इलस्ट्रेशन नंबर 9। सर ये पेज नंबर किस पे है? 6.19 पे आ जाइए। आपकी नई मॉड्यूल के अनुसार 6.19 पेज नंबर पे इलस्ट्रेशन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। सो चलिए एक बार रीडिंग करते हैं पहले तो सबसे, उसके बाद तुम लोग को यहाँ पे घर पे हाथों हाथ इसको सॉल्व भी करना है, इंश्योर करना। क्या लिखा हुआ है? एन एम्प्लॉय रोशन हैज ज्वाइंड कंपनी। कंपनी का नाम रोशन करने के लिए कंपनी में रोशन ने ज्वाइन किया है। एनुअल इमोल्यूमेंट्स, सर ये इमोल्यूमेंट्स क्या होता है? सैलरी होती है। जो एनुअल सैलरी डिसाइडेड है इट इज बेनिफिट का पैकेज जो डिसाइडेड है वो है 14,90,210 रुपया। कंपनी की पॉलिसी ये है कि वो हमेशा एक लमसम पेमेंट करती है। लमसम का मतलब इकट्ठा एक साथ पेमेंट करती है। तो वो जब भी रिटायर होगा एम्प्लॉय, उसको 25% ऑफ लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी पे करेगी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, अगर एम्प्लॉय 5 साल तक मिनिमम काम करता है, राइट। और हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि भाई हर साल जो रोशन है उसकी सैलरी 10% बढ़ने वाली है। तो मैं एक बार बेनिफिट लिख देता हूं क्या देने वाले हम लोग। हम जब वो बंदा रिटायर होगा तो 25% देने वाले। सर किसका 25%? ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। 25% ऑफ लास्ट ड्रॉन हम लोग सैलरी देने वाले। सर एक बार के लिए नहीं, फॉर ईच नंबर ऑफ ईयर्स, फॉर ईच नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। जिस जिस साल के लिए उसने हम लोग के लिए काम किया हुआ है उस हर साल का हम लोग एक एक अमाउंट देंगे उसको, राइट। एंड में देंगे लेकिन एक साथ देंगे, इकट्ठा देंगे। हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि उसकी सैलरी 10% हर साल बढ़ेगी। कंपनी ने अब भी रोशन को इंडक्ट किया हुआ है और हमको लगता है कि मिनिमम 5 साल वो काम करेगा और इसीलिए उसको 5 ईयरली इंक्रीमेंट मिलेंगे। तो भाई यहाँ पे ये वाली बात नोटिस करना कि आज ये जो देके रखा है एनुअल इम्यूलमेंट्स, इसमें अभी तक वो इंक्रीमेंटेड एडेड नहीं है जो हम लोग उसको देने वाले। जो हम लोग ने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने ये बोला था कि यार ज्वाइनिंग के टाइम पे इंक्रीमेंट थोड़ी दूंगा मैं, तो ज्वाइनिंग तो 10 लाख पे हुई है, तो पहले साल के लिए मैंने कुछ इंक्रीमेंट ऐड नहीं किया था, मैंने अगले साल के लिए इंक्रीमेंट ऐड किया था। बिकॉज कॉमनली यही होता है ना, आदमी पहले साल ज्वाइन करता है तो सेम पैकेज रहता है, फिर अगले साल बढ़ता है। बट यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि ये जो हम लोग ने एनुअल इमोलमेंट्स लिखा है ये एक बेस सैलरी हो गई, ये बेस सैलरी हो गई, उसको हम लोग 5 इंक्रीमेंट देने की सोच रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ईयर 1 की जो सैलरी है, ईयर 2 की जो सैलरी है, ईयर 3 की जो सैलरी है, ईयर 4 की जो सैलरी है और ईयर 5 की जो सैलरी है, वो निकालने के लिए उसको इंक्रीमेंट हर साल हमें देना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बिना इंक्रीमेंट की जो बेस अमाउंट है वो 14,90,210 रुपया। पहला इंक्रीमेंट उसको जब मैं फर्स्ट ईयर की सैलरी में दूंगा, कितना परसेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। तो मैं लिखूंगा 14,90,210 प्लस 10%। तो मेरे पहले साल की सैलरी आ रही है 1,639,231। यही अगर मैं वापस से 10% करूंगा तो मेरी दूसरी साल की सैलरी आ रही है 1,803,154।
यही इसके ऊपर मैं प्लस 10% करूंगा तो तीसरे साल की आ रही है 1983,469। यही अगर मैं प्लस 10% करूंगा तो तीसरे साल की आ रही है, चौथे साल की आ रही है 2181,816। एंड लास्ट में जब मैंने 10% किया तो मेरी सैलरी जो है वो मोटा मोटी आ रही है 24 लाख के आसपास की। तो ये सैलरी हो गई जिसको मैं बोलूंगा लास्ट ड्रॉन सैलरी, कि बंदा रिटायर 5 साल में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि सामने वाला रिटायर होगा, इसलिए 5 इंक्रीमेंट देने पड़ेंगे। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी जो रिटायरमेंट के वक्त लास्ट ड्रॉन सैलरी चल रही होगी वो कितनी चल रही होगी, 24 लाख रुपया। और इसका हम लोग कितना देने की सोच रहे हैं, 25%। और ये 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, क्योंकि उसने हम लोग के लिए काम कितना किया है, 5 साल। तो सर कितना बेनिफिट दे रहे हो, 24 लाख करो मेरे साथ, 24 लाख इंटू 25%, 6 लाख रुपए 1 साल का हो गया, इंटू 5, 30 लाख रुपया। ओवरऑल मैं उसको 30 लाख का बेनिफिट देने की सोच रहा हूँ, ऐसा मैंने सोचा है, 30 लाख दूंगा। तो सर हर साल का कितना दोगे, तो वो मैं लिख लेता हूँ। जैसे ये हमारे लिए कितने साल काम कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो एक तरीके से 30 लाख अगर मैं एक साथ देने की सोच रहा हूँ डिवाइडेड बाई 5, तो हर साल का कितना हो गया, 6 लाख रुपया। तो जो बेनिफिट है एट्रीब्यूटेड टू ईच नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, वो है 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख। ऐसे 5 साल के लिए मैं उसको 6-6 लाख दूंगा, मतलब एक साथ दूंगा। बट येस, बेनिफिट एट्रीब्यूटेड टू ईच नंबर ऑफ सर्विस ईयर कितना आ गया आपका, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख। पर मुझे एक बात बताओ, अभी हम लोग पढ़ के आए ईयर 1 के एंड पे बुकिंग 6 लाख की होगी क्या? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो। अभी आपने पढ़ाया कि ये जो 6 लाख की अमाउंट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और फिर बुकिंग की अमाउंट आएगी। तो सर उसके लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है क्या? हाँ, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि 8% के हिसाब से जो पीवी फैक्टर है, अगर आप हाथों हाथ ही पे कर रहे हो तो पीवी फैक्टर 1 ही आता है। अगर 1 साल का गैप है तो 0.926, 2 साल का गैप है तो 0.857, 3 साल का है तो 0.794 और 4 साल का है तो 0.735। तो अगर मैं बात करूं ईयर 5th की, तो वहां पे तो आपका गैप ही नहीं है। आज ही बुक किया और एम्प्लॉय बोलता है सर मैं जा रहा हूं, लाओ पैसे दो। तो यहाँ पे ईयर 5th के एंड पे तो बुकिंग पूरे 6 लाख की होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज नो एज सच गैप। बट ईयर 4 से ईयर 5 में देयर इज 1 साल का गैप, 4 के एंड से 5th के एंड पे 1 साल का गैप है। तो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 साल के गैप के लिए कितना है, 0.926। यही अगर ईयर 3 से 5 की बात करूं तो देयर इज अ गैप ऑफ 2 ईयर्स, तो मेरा 0.857 है 2 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर। ऐसे ही 3 साल का है 0.794 और 4 साल का है 0.735। तो ये मेरे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स हो गए, 0.735, 0.794, 0.857, 0.926 और 1। अब मेरे पास रेडी है, क्या पूछना है आपको? ईयर 1 के एंड पे सर कितने की बुकिंग होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द ईयर 1 एंड का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस? पहले तो ये बोलना छोड़ दो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मैं तो बोलता हूं यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, व्हाट शुड बी द ईयर 1 का करंट सर्विस कॉस्ट। हम लोग के ईयर 1 के एंड पे करंट सर्विस कॉस्ट क्या होना चाहिए? तो हम क्या बोलेंगे, 6 लाख का बेनिफिट एट्रीब्यूटेड है, उसको अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊं तो मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा 0.735, तो मेरी अमाउंट आ रही है 4,41,000। तो मेरी एंट्री होगी करंट सर्विस कॉस्ट टू, प्रोविजन लिखूं क्या? नहीं सर, थोड़ा स्पेसिफिक वर्ड लिखो ना यार, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ये मेरा ईयर 1 के एंड पे बुकिंग हो गया। और इसी तरीके से कोई अगर हमको पूछेगा कि सर ईयर 2 के एंड पे कितना बुकिंग होना चाहिए, अगेन सेम 6 लाख का मैं उसको पैसा दे रहा हूँ इन 2.794, कितना हो गया ईयर 2 के एंड पे बुकिंग, 4,76,400, 4,76,400। एंट्री सेम, हर साल करंट सर्विस कॉस्ट किधर जाती है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाती है। एक बार कनेक्शन छूट गया यार, 2 मिनट का टाइम दो, राइट, एक पानी वानी पी लो थोड़ा सा, कॉन्सेंट्रेटेड वे में कब से आप देखते आ रहे हो। आ गया वापस, चलो भाई ग्लास छोड़ दो, पढ़ते हैं वापस अपने। तो 6 लाख इंटू 0.794 कितना आया, 4,76,400। सेम एंट्री, करंट सर्विस कॉस्ट टू DBU। वापस से ईयर 3 के एंड पे आप मल्टीप्लाई करके सेम एंट्री मार दोगे, सेम गोज फॉर ईयर 4 एंड एंड सेम गोज फॉर ईयर 5 एंड। तो ये हर साल की एंट्री होगी, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, राइट। तो देखो मैंने तुम लोग को ना अभी ये 2 पैराग्राफ समझाने लायक बन चुके हो, मतलब ये किसी को भी आप समझा सकते हो। 24 लाख आया, 30 लाख बनाया, हर साल का कितना है बेनिफिट, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाया और हमारी करंट सर्विस कॉस्ट बुक हो जाएगी। इधर बाजू में एंट्री ऐसा लिख दो, करंट सर्विस कॉस्ट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ये एंट्री मेरी हो गई। अब मैंने आपको बोला था ना कि भाई देखो बुकिंग तो हम लोग की अगर देखा जाए तो करंट सर्विस कॉस्ट के हिसाब से हो रही है। सर मतलब कितने की बुकिंग हो गई है, 4,41,000 प्लस 4,76,400
प्लस 4,76,400 प्लस 5,14,200 प्लस 555,600 प्लस 6 लाख। तो मेरी बुकिंग तो हुई है 25,87,200 की, जबकि मुझे डीबीओ कितने का चाहिए, 30 लाख का चाहिए, क्योंकि 6 लाख इंटू 5 पैसे कितने देने वाला हूँ, 30 लाख ना। तो देयर इज अ गैप। मैं पैसे तो 30 लाख देने वाला हूँ, बट सामने वाले के लिए मैंने एक्सपेंस जो बुक की है, लाइबिलिटी जो क्रिएट की है, वो सिर्फ 25,87,200 की है। तो देयर इज अ गैप ऑफ 412,800। और मैंने आपको बोला है ये गैप आपका किसके कारण है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण है, और किस में जाना चाहिए, फाइनेंस कॉस्ट में जाना चाहिए। बट वो कैसे जाएगा तरीके से वो हम समझेंगे। पहले जितना अभी तक मैंने आपको समझाया है वो एक बार अच्छे से आप प्रोसेस कर लो, और मैं नोट्स भी इंश्योर करता हूँ कि भाई इसके अपलोड हो जाए लिंक के अंदर, तो तुरंत जाके आप जो है वो नोट्स देख लो। इतना आप प्रोसेस कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपरली कि हमारे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो हम लोग आज लाइबिलिटी बना रहे हैं ना इस प्लान के लिए, उस लाइबिलिटी में कौन सी चीजें जाती है, क्यों वो कहीं डेबिट होती है, क्यों वो कोई क्रेडिट होती है, और उसके साथ प्लान एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक जगह पे लाइबिलिटी भी मेंटेन कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ पैसे जमा करते जा रहे हैं ताकि मेरे पास पे करने के लिए रहे। आज ये बंदा 5 साल बाद जब मेरे से पैसे मांगेगा तो सरप्राइजिंगली मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा। तो मैं आज से ही इंश्योर करता हूँ कि ये पैसे कुछ मैं कहीं फंड्स में डिपॉजिट करते रहूँ, बी इट योर इक्विटी शेयर्स, बी इट योर डिबेंचर्स, बी इट योर बॉन्ड्स और एनीवेयर। तो उसके लिए भी अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी ना कि वो इन्वेस्टमेंट फंड की अकाउंटिंग कैसे होगी। तो दो हम लोग को अकाउंटिंग, दो लेजर को सीखना है, दो अकाउंट्स को सीखना है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का अकाउंट और दूसरा प्लान एसेट्स का अकाउंट। और उस डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का एक अंश हम लोग ने समझा, एक छोटा सा पार्ट हम लोग ने समझा है, हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू बुक करंट सर्विस कॉस्ट। अब ये करंट सर्विस कॉस्ट हम लोग को समझ में आ गया, तो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे हाउ टू बुक फाइनेंस कॉस्ट, और उसके बाद जब पेमेंट हो रही है या जो भी आपके सिनारियोज आ रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। टिल देन 2 लेक्चर में जितना भी पढ़ा है रिवाइज करो, इंश्योर करते रहो कि जो आप पढ़ रहे हो वो चीज़ें आप रिवाइज करते रहो, बीट फ्रॉम एनीवेयर, ताकि चीज़ें आपको जो है वो क्यूमुलेटिवली नेक्स्ट दिन और अच्छे से समझ में आए। राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। कोई भी डाउट्स आए तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछो। आई विल इंश्योर कि भाई मैं ये सेशन, मेरे लिए तो ऐसा है कि 1 साइडेड ही होता है, सामने कोई बैठा नहीं रहता, सिर्फ कैमरा है जिसको हम लोग देखकर बातें करते रहते हैं। इनफैक्ट हमारे ग्रुप में तो सभी लोग यार यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। राइट, एंड हर एक बंदा जो है वो, उसके लिए जब मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ द मोटिवेशन सोर्स, तो यार सारे फैकल्टीज़ का कहना है कि कमेंट सेक्शन में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो वही हमको मोटिवेट करते हैं, वही हम लोग को इंस्पायर करते हैं कि यार कोई ना कोई ऐसा है जो हमारे लिए मतलब वेट कर रहा है और हमारी वीडियोस देख रहा है। तो उनके लिए आई गेस फॉर अस इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बिजी शेड्यूल सबका चलता है। सुबह हम लोग की फिजिकल बैचेस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होती है, सूरत में वी ऑपरेट, एंड अलॉन्ग विद दैट इवनिंग में भी आपका जो सेशन रहता है वो काफ़ी पैक्ड रहता है हम लोग का। तो बीच में जितना टाइम मिलता है, जैसा टाइम मिलता है, जितना कर पाते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि भाई सिंसियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलर होने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं, इंटेंशंस एकदम प्योर है। राइट, सो आप भी इनकरेज जो है वो करते रहिए, बस इतना ही आपसे कहना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों। बी रेगुलर फॉर योर प्रिपरेशन, और कहीं दिक्कतें आती है तो अप्रोच कीजिए, जहाँ जहाँ पे हम हेल्प कर पाएंगे, जहाँ जहाँ पे बन सकेगा डेफिनेटली करने की हम कोशिश करेंगे। ओके।